Hello everyone. So in the previous class we were discussing about decision trees, and in this discussion I explained that decision tree is a supervised machine learning algorithm which can perform regression and classification both. And here the problem, that is your regression or classification, is solved on the basis of building a tree. तो जैसा कि आपने समझा था, ये रूट नोड है। आप डेटा इसे देते हैं, वो स्प्लिट होता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया। ये आपको प्रीवियस क्लास में बताया। एंड सब ट्री बनती है। सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी अप्लाई होता है। ट्री फर्दर स्प्लिट होती है एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। सो हम इसे ब्रांच कहते हैं। एंड ये आपका, क्योंकि रूट नोड है, ये इंटरनल नोड है। एंड एट द एंड आपको मिलेगी लीफ। लीफ फर्दर ब्रेक नहीं होती, लीफ पर रिजल्ट होते हैं। ओके, जो भी आपको मिलेंगे क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अपन आगे देखेंगे। फिलहाल अपन जो डील करेंगे वो क्लासिफिकेशन से डील करेंगे। ठीक है। तो ये हमने समझा, डिसीजन ट्री की टर्मिनोलॉजी समझी, और इसका ज्योमेट्रिक इंस्टीट्यूशन समझा कि डेटा को यदि क्लासिफाई करना है और डेटा मेरा 2D के अंदर प्रेजेंट है, तो डिसीजन ट्री हाइपर कीबोर्ड बनाएगा। और वो जो प्लेन्स हैं आप ये देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर हैं आपस में, और डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को परफॉर्म करेगा, उसको क्लासेस के अंदर डिवाइड करेगा। ये डिसीजन ट्री का काम है। ज्योमेट्रिकली भी अपन ने देखा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी हमने ये देखा। और अब आगे इस पर या इसमें क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, उसको मैं आप पढ़ाऊंगा अब। ठीक है। तो लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन नाउ। एंड ये आपका डिसीजन ट्री के नोट्स हैं जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक। एंड दिस इज व्हाट द एग्जांपल विच वी आर गोइंग टू सॉल्व अहेड। ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है जहां पर आपसे ये पूछा गया है वेदर वी कैन प्ले फुटबॉल और नॉट अकॉर्डिंग टू द गिवन फीचर्स। आपके पास फीचर्स हैं। ठीक है। डिसीजन आपको लेना है यस और नो पर है। आपकी इस प्रकार से डिसेंट्री बनेगी। जो प्रॉब्लम मैंने ऊपर बताया कैसे बनेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। ऑल राइट। उसके पहले वो क्या क्राइटेरिया है जिसके बिहाफ में आपकी ट्री स्प्लिट होगी, तो उनमें से एक, क्योंकि क्राइटेरिया कई हैं, देर आर वेरियस क्राइटेरिया, वन ऑफ द क्राइटेरिया which is used to split a decision tree, that means we have to take a decision to split a tree, that is entropy. एंट्रोपी के बारे में आप जानते हैं, और एंट्रोपी होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी या सरप्राइज, जो भी आप कहें किसी भी डेटा में, उसको आप एंट्रोपी से समझते हैं। ठीक है। तो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस दोनों ही टाइप के डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ये भी आप जानते हैं। ओके। और
यदि अभी अपन बात करें डिस्क्रीट के रिस्पेक्ट में, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला आता है पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स, ये भी आपने पढ़ रखा है मैथ्स के अंदर। ठीक है, पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स, ओके, दैट इज एक्स जो है, दिस इज अ वैल्यू, एंड इसके रिगार्ड्स में हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, एंड फिर उसका लॉग भी जो है हम लेंगे। इंफॉर्मेशन, वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था जो आपने पढ़ा था, इंफॉर्मेशन। और आपने शनॉन थ्योरम पढ़ी थी। शनॉन शनॉन ने कहा था कि आप क्वांटिफाई कर सकते हो किसी भी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, आपके सामने कोई स्टेटमेंट लिखी है और आपसे पूछा जाए कि मैं इस स्टेटमेंट को न्यूमेरिकली कैसे समझूं, इस इंफॉर्मेशन को मैं इंटरप्रेट करते हुए इसको स्टोर कैसे करूं, हाउ मेनी बिट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट जिसको आप अभी इंफॉर्मेशन कह रहे हो। तो शेनॉन का फॉर्मूला था माइनस लॉग टू द बेस टू पी एक्स, ये था, जो कि पी एक्स इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। जैसे स्टेटमेंट है टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 1/2। तो हाउ मच बिट ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ये आप निकाल लीजिए पहले प्रोबेबिलिटी, और उसको इसमें रख दीजिए, तो आपका आंसर जैसे आया 1, दैट मीन्स 1 बिट इंफॉर्मेशन मेरे को मिल रही है उस स्टेटमेंट से, या 1 बिट रिक्वायर्ड है उसे स्टोर करने के लिए। ओके, तो क्वांटिफिकेशन करा आपने, ठीक, शनॉन की मदद से, उसकी थ्योरम की मदद से। एंड देन एंट्रोपी में क्योंकि माइनस लॉग ऑफ पी एक्स तो था ही, पी एक्स और मल्टीप्लाई करा तो ये एंट्रोपी बन गया, जो कि अनसर्टेनिटी बता रहा था। अनसर्टेनिटी किस लिए, जब आपको विश्वास ना हो कि आउटकम क्या आएगा, वही अनसर्टेनिटी है। अब आप बोलोगे कि सर ये क्राइटेरिया आप कह रहे हो डिसीजन ट्री, मतलब ब्रेक करने के लिए, ट्री के स्प्लिट करने के लिए आप इसको क्राइटेरिया का नाम दे रहे हो, और आप ये कह रहे हो कि यही अप्लाई होगा तो वो मेरी ट्री स्प्लिट होगी, ऐसा आप कह रहे हो। क्योंकि नाम ही उसका है ना डिसीजन ट्री, तो भाई मेरे को किसी पैरामीटर के रिगार्ड्स में डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना, उसको स्प्लिट कैसे करूं मैं। तो डिसीजन लेने के लिए आप एंट्रोपी का यूज करेंगे, ठीक है, ये लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी बताएगा। ओके, और जैसी अनसर्टेनिटी होगी, जिस क्योंकि डेटा में फीचर हैं, फीचर्स में अनसर्टेनिटी आप निकालोगे। अब अगेन क्वेश्चन, क्योंकि सर अनसर्टेनिटी आप बोल रहे हो, तो थोड़ा सा इसको सिंपल एग्जाम्पल को लेते हुए समझा सकते हैं। तो जैसा पहले समझाया था मैं फिर बता देता हूं आपसे। यहां ध्यान देना क्या कहा गया, ट्री को स्प्लिट करना ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन, ठीक है, नीड टू टेक अ डिसीजन, उसको स्प्लिट करना। तो डिसीजन जैसे मान लो यस है या नो है। अब आपके पास लेट अस सपोज ये डेटा है, ये आपका एक डेटा सेट है, यहां पर ये आउटपुट है, आउटकम है। यदि ये सारे यस हैं, यदि ये सारे यस हैं, तो फिर मेरे को कोई लोचा ही नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है आउटकम क्या आएगा, वो यस ही आएगा। सीधी सी बात है। मतलब अब स्प्लिटिंग करने का कोई सेंस थोड़ी ना रह गया। क्या स्प्लिट करूं इसे, इसमें कोई अनसर्टेनिटी थोड़ी ना है, यहां तो सर्टेनिटी है, मेरे को पता है कि आंसर यस आएगा। ठीक है, इसी के करस्पॉन्डिंग जब मैंने आपको इंफॉर्मेशन थ्योरी पढ़ाया था, तो एक एग्जाम्पल बताया था, वो बॉल्स वाला, आपको याद होगा। वेन आई एम हैविंग ऑल द ब्लू बॉल्स, फॉर एग्जाम्पल सारी ब्लू बॉल्स हैं, एक वेसल कहें, बैग कहें, जो कहना है कहो, इसके अंदर यदि सारी ब्लू बॉल है,
तो कोई अनसर्टेनिटी ही नहीं है, मैं कोई भी बॉल उठाऊं वो ब्लू ही निकल के आएगी मेरे सामने। तो इसमें मेरे को इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, काहे का दिमाग लगाना इसमें, आउटकम पता है मेरे को। लेकिन यदि मैं यहां पर एक रेड बॉल रख देता हूं, अब दो ब्लू और एक रेड हो गई, अब यहां पर क्या है, मैं यदि कोई भी बॉल पिक करूं तो हो सकता है कि रेड भी निकल के आ जाए। अब अनसर्टेनिटी बढ़ गई। आपको डिसीजन ट्री में डिसीजन लेना है ना, डिसीजन लेना है कि यस होगा कि नो होगा, डिसीजन लेना है आपको। अब आपको यदि कोई डेटा मिक्सअप में दिया हो, यस भी हो उसमें और नो भी हो उसमें, तो ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, यही तो अनसर्टेनिटी दर्शा रहा है। और अनसर्टेनिटी है यदि आपके आउटकम में, तो मेरे को एंट्रोपी लगाने का मांगता है, सीधी सी बात है, क्योंकि वही तो अनसर्टेनिटी से डील करता है। तो आपको इस डेटा को स्प्लिट करना है, तो आपको हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी से लो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी पे आना पड़ेगा। यानी ये स्प्लिटिंग ऐसी होना चाहिए कि, क्योंकि आप मान के चलो भी एट द करंट सिनेरियो ये मेरा रूट नोड है, मैंने पूरा के पूरा डेटा दिया जिसमें हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, तो मेरे को इसको ब्रेक करके लो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी में लाना पड़ेगा। फिर मैं और ब्रेक करूंगा, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे करते हुए ये कम पे कम होती चली जाएगी, अनसर्टेनिटी कम होगी। यही मेरा डिसीजन ट्री का एक्सप्लोरेशन है। ठीक है, अनसर्टेनिटी कम करना। ओके, फाइन। तो आपका जो एंट्रोपी यूज होने की बात कही, पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स, ये इसी को ध्यान में रखकर कही गई। ठीक है, सो पी एक्स इज द प्रोबेबिलिटी, इट्स सिंपली अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट बाय क्लास इन अवर डेटा। ओके, यदि आपके पास 100 डेटा पॉइंट्स हैं, 30 पॉजिटिव हैं, 70 नेगेटिव हैं, तो प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव की होगी 30/100, जो कि होगा 3/10, और नेगेटिव की हो जाएगी 70/100, जो कि होगा 7/10। ऐसी ये प्रोबेबिलिटी निकलती है, आपको पता है वही है यहाँ पर, मेरे पास और कुछ नहीं। तो आपको यदि कहा जाए कि एंट्रोपी निकालो इसकी, तो योर एंट्रोपी विल बी -3/10 लॉग ऑफ 3/10 -7/10 लॉग ऑफ 7/10, 0.88, ये एंट्रोपी आई है। ठीक है, सो एंट्रोपी इज अप्रोक्सीमेटली 0.88, दिस इज कंसिडर्ड एज अ हाई एंट्रोपी, यानी आपके डेटा में अनसर्टेनिटी ज्यादा है, हाई एंट्रोपी है, दैट हाई लेवल ऑफ डिसऑर्डर। एंट्रोपी वैसे तो 0 से 1 के बीच में मेजर करती है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्लासेस इन अवर डेटा सेट, ये 1 से बड़ी भी हो सकती है, और यदि 1 से बड़ी हुई तो ये हाई लेवल ऑफ डिसऑर्डर है, और ज्यादा डिसऑर्डर है। ठीक है, सीधी सी बात है। ओके, फाइन। तो आपको इस प्रकार से समझना है ना। तो एंट्रोपी इज वन ऑफ द क्राइटेरिया हम यूज करेंगे ट्री को स्प्लिट करने के लिए। अब आगे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आगे का कॉन्सेप्ट कहता है केएल डाइवर्जेंस। ये भी आपको पढ़ा है मैंने इंफॉर्मेशन थ्योरी में, कुलबैक लिबलर डाइवर्जेंस। ये मेजर करता है रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ रैंडम वेरिएबल, या हम इसे कहें रिलेटिव एंट्रोपी। और इसका फॉर्मूला होता है ये पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, या पी एक्स लॉग ऑफ क्यू एक्स अपॉन पी एक्स, बाहर एक माइनस साइन लगा दो, दिस इज के एल डाइवर्जेंस। और जब आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो इस प्रकार से आएगा। देखिए, ये बात हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं, समझ रहे हैं कि डेटा जो है वो, यदि न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो डिस्क्रीट डेटा हो सकता है और कंटिन्यूस भी हो सकता है, यानी न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं मैं। डिस्क्रीट का मतलब यह है काउंटेबल, जिसे गिना जा सकता हो, काउंटेबल। कंटिन्यूस का मतलब यह है जिसको गिना ना जा सकता हो, उसको आप एक मतलब यह है क्लास इंटरवल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन दोनों के ही डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए आई कैन हैव अ मैथमेटिकल फॉर्मूला।
ठीक है, आई कैन हैव अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैं कर सकता हूं। जब मैं डिस्क्रीट की बात करता हूं तो मैं समीशन लगाकर उसको लिखता हूं। जब कंटिन्यूस की बात करता हूं तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है मुझे, क्योंकि वो कंटिन्यूस है ना, तो उसमें इंटरमीडिएट वैल्यू भी आती है, फ्रैक्शनल वैल्यूज आती हैं, तो मैं समीशन ना नहीं लगा पाऊंगा, वहां इंटीग्रेशन लगाऊंगा। ठीक है, ये वाली बात है। और ये जो फॉर्मूला है, दे आर डिफाइंड ओवर अ रैंडम वेरिएबल, इसका भी होता है और इसका भी होता है। रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज डिफाइंड ओवर अ फंक्शन। तो कुछ सेट ऑफ वैल्यूज हैं उस फंक्शन के अंदर, मैं देखूंगा, पुट करूंगा वेरिएबल की वैल्यू और पता करूंगा कि क्या रिजल्ट आएगा। या रैंडम वेरिएबल तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है, अलग अलग है, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन अलग तो उनके रैंडम वेरिएबल भी अलग। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने कहा के एल डाइवर्जेंस। के एल डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का मतलब उसने ये कहा कि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के बीच का अंतर, उसको अपन के एल डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो लेट अस सपोज P is your first distribution, Q is your second distribution, so the distribution difference is said to be divergent। नाम से ही पता चल रहा है ना, डाइवर्जेंस। ठीक है, तो डाइवर्ज होना एक का दूसरे से, तो आप मान के चलो यदि ऐसा कुछ बन रहा है डिस्ट्रीब्यूशन तो ये डाइवर्जेंस है। यदि ये एक जैसे ही हों तो ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई उसने कहा कि डिस्क्रीट की बात करते हो, यदि कि P और Q यदि ये दोनों डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैं, तो केएल डाइवर्जेंस होता है समीशन ऑफ पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, ये होता है, वेर P इज द, क्या बोला गया है यहां पर, P एंड Q आर डिफाइंड ऑन द सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस। ये दोनों सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस में डिफाइन करे गए हैं, एंड this is how we are going to take the ratio of px and the qx, सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस में डिफाइन करे गए हैं ये। ओके, तो एक का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और, दूसरे का डिस्ट्रीब्यूशन यदि कुछ और दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है तो मुझे ये कहना पड़ेगा रिलेटिव एंट्रोपी या केएल डाइवर। इट्स अ मेजर ऑफ रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन ऑन अ रैंडम वेरिएबल और द सेट ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो आपको एक रैंडम वेरिएबल है या आपको सेट ऑफ इवेंट्स दे रखे हैं यहां पर सेपरेटेड बाय कॉमा, ये इवेंट्स है, मैं निकालूंगा पी एक्स, मैं निकालूंगा क्यू एक्स, दो डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेंगे, एक ये मिलेगा एक ये मिलेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस स्केल डाइवर्जेंस होगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और फिर आपको मुझे इसे थोड़ा सा हाई लेवल पर ले जाकर समझाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला अभी आपने देख लिया कि केएल डाइवर्जेंस रिलेटिव एंट्रोपी होता है, ये स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है फॉर इंफॉर्मेशन थ्योरी दैट इज कॉमनली यूज टू क्वांटिफाई द डिफरेंस बिटवीन वन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अनदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का अंतर यदि मुझे बताना हो तो मैं केएल डाइवर्जेंस का इस्तेमाल करूंगा, जिसे मैं रिलेटिव एंट्रोपी भी कहता हूं। अब आपके मन में आएगा सर ये क्यों आप इंपॉर्टेंट कह रहे हो, तो देखिए क्या होता है कि मेरे पास बेस वैल्यू होती है, बेस वैल्यूज होती हैं, और एक मेरे पास प्रिडिक्टेड होती हैं, प्रिडिक्टेड वैल्यूज होती हैं। अब मेरी बेस वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच का जो अंतर है मैं उसको कैसे समझा पाऊं, कैसे शो करूं, कैसे प्रेजेंट करूं, ये बताओ मेरे को। हाउ, कि मेरी जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं वो बेस वैल्यू से इस तरीके से अलग हैं, डिफरेंट हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, तो मुझे बताने के लिए रिलेटिव एंट्रोपी तो चाहिए ना, शो करने के लिए। वहां पर केएल डाइवर्जेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, और इसका अपन यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल भी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द केएल डाइवर्जेंस व्हेन यू आर कंसिडरिंग द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन लगाओ दो बस, माइनस
इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, और जब डिस्क्रीट होगा तो वैसा होगा, समीशन लग जाएगा वहां पे, पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, वहां पर समीशन लग जाएगा। ठीक है, ये काम होगा। ऑल राइट। सो ये कह रहा है कि मॉडल मॉनिटरिंग में केएल डाइवर्जेंस का मेन रोल है। वही तो मैं कह रहा था आपसे, प्रिडिक्शन और एक्चुअल जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको यदि इंटरप्रेट करना हो कि भाई मेरा मॉडल ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यदि वो डाइवर्जेंस ज्यादा दे रहा है तो सीधी सी बात है, बेस वैल्यू से प्रिडिक्टेड वैल्यू दूर है, मैच नहीं कर रही वो, तो डाइवर्जेंस है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। ठीक है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए ही मैं डाइवर्जेंस का यूज करता हूं। केएल डाइवर्जेंस इज एन असिमेट्रिक मेट्रिक। ठीक है, यानी कि क्या कहा गया, इफ वी स्वैप द बेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन वी विल गेट अ डिफरेंट नंबर। ठीक है, बीइंग एन asymmetric metric has a number of disadvantages as a teams use scale divergence for troubleshooting and data modeling comparisons। ठीक है, तो एक बात यहां ध्यान रखना, एसिमेट्रिक ए बाय बी और बी बाय ए सेम नहीं होते। एसिमेट्रिक का मतलब ही यही हुआ। यदि आप डाइवर्जेंस निकालना चाह रहे हो, यहां ये देखिए, एज पर द फॉर्मूला, यदि आप डाइवर्जेंस निकालना चाह रहे हो P बाई क्यू, तो P बाई क्यू होता है पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, क्यू बाई पी होगा क्यू एक्स लॉग ऑफ क्यू एक्स अपॉन पी एक्स, और दोनों बराबर नहीं होते। सो दिस इज असिमेट्रिक इन नेचर, जिसकी प्रॉपर्टी है स्केल डाइवर्जेंस की, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर आपको बताना था कि क्वांटिफाई करना है मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, एंड नॉन सिमेट्रिक नेचर है इसका, या असिमेट्रिक कहते हैं। इट मेजर द रिलेटिव एंट्रोपी। ठीक है, दोनों का कंटिन्यूस डिस्क्रीट का दोनों का निकाला जा सकता है। यदि आप, देयर आर बोथ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट फॉर्म्स ऑफ डाइवर्जेंस इन मॉडल मॉनिटरिंग। खास करके मैंने यही बोला कि मॉडल रिजल्ट क्या दे रहा है और बेस वैल्यू क्या थी, उसको चेक करने के लिए आप केएल डाइवर्जेंस का यूज कर सकते हो। ठीक है, यही इसकी एप्लीकेशन है मॉडल मॉनिटरिंग के अंदर, जो कि प्रोडक्शन में जब हम, क्योंकि मॉडल एक बार तैयार हो गया, उसको आपने डिप्लॉय कर दिया, तो प्रोडक्शन में जो है वो यूज होने के लिए, तो अब आउटपुट जो है आपका, यदि वो अलग आ रहा, सिग्निफिकेंटली डेविएट फ्रॉम द बेस लाइन आपकी जो वो वैल्यूज होती हैं जो कि रेफरेंस वैल्यूज होती हैं, कि किसी भी फीचर की या किसी भी वेरिएबल की या किसी भी डायमेंशन की इतनी वैल्यू आना चाहिए, आप उसे बेसलाइन वैल्यू कहते हो। और यदि वो नहीं आती तो सीधी सी बात है, आपका मॉडल जो है वो जो रिजल्ट दे रहा है, प्रिडिक्शन दे रहा है, वो अलग दे रहा है, गलत दे रहा है वो। ठीक है, एंड केएल डाइवर्जेंस इज टिपिकली अप्लाइड ऑन ईच फीचर इंडिपेंडेंटली, है ना, हर एक फीचर पर इंडिपेंडेंटली लगा कर देखना। जैसे कोई एक फीचर है एक्स, उसका उसकी बेस वैल्यू थी 10, आपका जो मॉडल उसकी वैल्यू दे रहा है 15, यानी 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये होता है डाइवर्जेंस। ठीक है, ये बताने की बात हो रही है। असिमेट्रिक है, ये भी आपको मैंने बोल ही दिया, पी बाई क्यू क्यू बाई पी के बराबर नहीं होता, फॉर्मूला ही ऐसा बना है कि वो असिमेट्रिक है। ठीक है, फाइन। तो भाई इतनी बात जो है यहाँ पर आपसे कही गई। ठीक है, फाइन। तो केएल डाइवर्जेंस के बारे में था, कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि मुझे नहीं लगता अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो रिलेटिव एंट्रोपी या केएल डाइवर्जेंस आप याद रखें। ठीक है, क्योंकि इन सब का आगे, क्योंकि मुझे यूज होना है, इसलिए मैंने अभी समझा दिया। इंफॉर्मेशन गेन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर स्प्लिटिंग ऑफ अ ट्री। आपसे मैंने कहा कि हमारी जो ट्री है, देखो कोई स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, आप हाई स्टेट से लो स्टेट में आना चाह रहे हो, सीधी सी बात है, इसको टेक्निकली समझो ना। कोई स्प्लिट क्यों होना चाहेगा, जब उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी तो भाई सीधी सी बात है वो लो स्टेट में आना चाहेगा। तभी तो आपने एंट्रोपी जैसी बात यहां पर इंक्लूड करी। क्यों वो स्प्लिट, उसको क्या मजा आ रहा है कि भाई वो स्प्लिट हो के एक छोटे छोटे जो है आंसर्स या रिजल्ट के अंदर आ जाए, क्योंकि हाई स्टेट में है, उसको लो स्टेट में आना है। ठीक है, इसलिए आपने एंट्रोपी बोला। अब इस एंट्रोपी कम करना, रैंडमनेस कम करना का इंफॉर्मेशन गेन से मतलब ये है कि आप जो स्प्लिट होगे तो आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलनी चाहिए।
यानी ऐसे फीचर के अबाउट स्प्लिट हो वेयर फ्रॉम वेयर द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इज हाई. ओके, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन गेन्ड अबाउट अ रैंडम वेरिएबल फ्रॉम ऑब्जर्विंग अनदर रैंडम वेरिएबल. ठीक है, दैट मीन्स इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन एंट्रोपी ऑफ पैरेंट नोड एंड द वेटेड एवरेज एंट्रोपी ऑफ चाइल्ड नोड्स. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पैरेंट एंड द चाइल्ड की एंट्रोपी का यदि डिफरेंस निकालोगे तो वो आपकी इंफॉर्मेशन गेन होगी, आईजी होगी. ठीक है, यानी क्या कहना चाह रहा है ये देखिए, ये फॉर्मूला है. इंफॉर्मेशन गेन इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सोर्स या मतलब पैरेंट माइनस पी एक्स एच एक्स. ठीक है, वेयर दिस इज योर वेटेड एंट्रोपी ऑफ चाइल्ड. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द पैरेंट एंड द वेटेड एवरेज एंट्रोपी ऑफ चाइल्ड नोट्स, ये होती है इंफॉर्मेशन गेन. ठीक है, इसका मैंने आपको वापस से लेकर आना चाहूँगा. एंड ये वेटेड एवरेज का जो मैंने बताया, ठीक है, उसका न्यूमेरिकल आई गेस हमने करा है. ठीक है, लेट मी शो यू. ठीक है, सो इंफॉर्मेशन गेन, ऑल राइट, आई गेस शायद यदि नहीं भी हो तो फिर मैं अपनी तरफ से बताऊंगा. ठीक है, ओके, सो ऑल राइट, नहीं, यहाँ नहीं है. ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर आपको अपनी तरफ से बताता हूँ. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हमारे प्रीवियस नोट्स के अंदर होगा. ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं. ओके, इंफॉर्मेशन गेन आपसे कहा गया कि पैरेंट की एंट्रोपी में से चाइल्ड की वेटेड एवरेज एंट्रोपी को माइनस किया जाए, वो होती है इंफॉर्मेशन गेन. मैं आपसे कह रहा हूं कि जब कोई ट्री स्प्लिट होगी तो ऐसे फीचर के अबाउट वो स्प्लिट होगी. क्राइटेरिया आपने लगा दिया, जैसे एंट्रोपी एक क्राइटेरिया आपने लगा दिया, वो ऐसे फीचर के अबाउट स्प्लिट होगी जहां से ज्यादा जानकारी मिल रही हो, जहां से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही हो और एंट्रोपी कम हो रही हो, रेंडमनेस कम कर रही हो रही हो. ठीक है, ये वाली बात है. तो जब आपकी रैंडमनेस कम होगी, ऑब्वियसली आपके पास ऐसा डेटा अब देखने को मिलेगा जहां पर हो सकता है कि ज्यादा नंबर ऑफ वाई टर्म्स हो जाएं और एक आध एन टर्म हो. तो यहां पर आप समझ पा रहे हैं एंट्रोपी कम हो गई है क्योंकि मेरे को ज्यादा वाई मिल गए हैं, ओनली वन. थोड़ी अभी एंट्रोपी है, लेकिन okay, I'm getting a part of a data where uncertainty is less. ठीक है, अनसर्टेनिटी इज लेस. ओके, ये बात यहां पर समझ पा रहे हैं हम. ओके, तो भाई और इसको एक्सप्लोर करूं मैं क्योंकि समझ में आना थोड़ा सा ऐसा है. रिडक्शन इन द एंट्रोपी ही आपकी इंफॉर्मेशन गेन को दर्शाता है. Splitting of a dataset according to a given value on a random variable. A larger information gain suggests a lower entropy. वही मैं कह रहा था आपसे कि आपकी जो ट्री स्प्लिट हुई, एंट्रोपी कम हुई और इंफॉर्मेशन ज्यादा मिली. ठीक है, ऑन द ग्रुप ऑफ सैंपल्स. ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स आप इंफॉर्मेशन गेन के याद रखें, एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा आपको. इट इज अ कॉन्सेप्ट इन डिसीजन ट्री टू मेजर द रिडक्शन इन अनसर्टेनिटी, है ना, अनसर्टेनिटी कम करना. एंट्रोपी पहले की और बाद की दोनों चेक करो आप. ठीक है, वो कम होती हुई नजर आएगी. स्प्लिटिंग क्राइटेरिया में आप एंट्रोपी रख रहे हैं, ठीक है, वही आपकी ट्री को स्प्लिट करेगा. मैथमेटिकल फॉर्मूला में आपने कहा कि पेरेंट की एंट्रोपी में से चिल्ड्रन की एंट्रोपी को माइनस करें, वो भी वेटेड एवरेज. ठीक है, और उसकी मदद से आप डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करें. ठीक है, ये वाली बात है. ओके, तो कोई बात नहीं, इसी का ही एग्जाम्पल हमको समझना चाहिए. आप ये कहें कि सर देखिए क्या है, मेरे पास 100 पॉइंट्स हैं यहाँ पर. आई एम हैविंग 100 पॉइंट्स और 100 में मेरे पास पॉइंट्स भी ऐसे हैं, मतलब आप समझे, मेरे पास 60 मेल हैं
एंड 40 फीमेल हैं, ऐसा बोलो आप। 60 मेल एंड 40 फीमेल। और ये जो पॉइंट्स है इनमें 60 मेल 40 फीमेल, इनकी हाइट है एक्चुअली। हाइट है, या मैं काम करता हूं, नॉट हाइट, लेट अस सपोज वेट ले लेता हूं। मेरे पास एक डेटा सेट है वेट का, ओके वेट का, और उसमें 100 का डेटा है मेरे पास, ओके। तो उसमें 60 मेल हैं 40 फीमेल हैं, ऐसे मेरे पास 100 का डेटा है, ओके। अब ऐसा हुआ परिस्थितिवश कि जो है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ऐसा हुआ कि वेट 30 पर मेरे को स्प्लिट करना पड़ा, ठीक है। मेरे को वेट 30 पर, वेट इक्वल टू 30 थ्रेशोल्ड ले लिया, उस पर मेरे को स्प्लिट करना पड़ा डेटा को। तो स्प्लिटिंग ऐसे हुई कि दोज पीपल हु आर हैविंग लेस देन वेट 30, उसके अबाउट स्प्लिटिंग हुआ। तो लेस देन 30 वाले ये हुए, ग्रेटर देन 30 वाला ये वाला पोर्शन हुआ। इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं मैं, ये ग्रेटर देन 30 वाला आपका पोर्शन हुआ। तो लेस देन 30 जिनका वेट है, तो लेट अस सपोज ऐसा हुआ कि 10 मेल यहां पर आ गए एंड 20 फीमेल यहां पर आ गई, एंड ग्रेटर देन 30 में 50 मेल आ गए एंड 20 फीमेल आ गई। आप समझ ही रहोगे डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसा बना है ना। 10 मेल इधर आ गए तो ऑब्वियसली 50 इधर आने थे, 20 फीमेल इधर आ गई हैं तो ऑब्वियसली 20 इधर आनी थी। तो बात हो गई बराबर। अब इन्होंने क्या कहा था फॉर्मूले में, ये कहा था कि पेरेंट की एंट्रोपी। तो मुझे ये बताइए पेरेंट की एंट्रोपी क्या है, व्हाट इज द एंट्रोपी ऑफ पेरेंट। अब जरा ध्यान देना बिल्कुल, है ना। टोटल था 100, 60 मेल हैं 40 फीमेल हैं, मेरे को एंट्रोपी बताओ जरा क्या है। एंट्रोपी होगी 60/100, जीरो। 60/100 लॉग ऑफ 60/100 माइनस लो, माइनस ऑफ 40/100 लॉग ऑफ 40/100। ये तो थी पीएक्स, लॉग ऑफ पीएक्स ये तो थी। तो यार मेल की प्रोबेबिलिटी कितनी 60/100, फीमेल की प्रोबेबिलिटी कितनी 40/100। तो ये तो हुआ पीएक्स लॉग ऑफ पीएक्स माइनस पीएक्स लॉग ऑफ पीएक्स, ये तो होती है, ठीक है। सो दैट विल बी 6/10 लॉग ऑफ 6/10 माइनस है माइनस ऑफ 4/10 लॉग ऑफ 4/10। ये तो एंट्रोपी होगी पेरेंट की, निकाल लेना आप क्या आ रही है, ठीक है। दिस विल बी द एंट्रोपी ऑफ पेरेंट। फिर आपसे कहा गया कि चाइल्ड की भी एंट्रोपी निकालो आप। तो मेरे को यदि इसकी एंट्रोपी निकालना है तो क्या आएगी बता सकते हैं, व्हाट इज द एंट्रोपी, इसकी एंट्रोपी क्या आएगी, कैन यू प्लीज टेल। यस बोलिए। वी आर हैविंग people present here, so can you tell me what is the entropy for this node। ये हो जाएगी 10/30 log ऑफ 10/30, है ना, माइनस लगाना बाहर, माइनस ऑफ 20/30। 30 क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि टोटल कितना है 10 + 20 दैट इज 30। सो लॉग ऑफ 20/30। तो यहां से भी आप एंट्रोपी निकाल दीजिए। ये फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड ए की एंट्रोपी है, यहां से भी एंट्रोपी निकालिए, दैट इज 50/70 लॉग ऑफ 50/70 माइनस वाला माइनस। और आप जानते हो माइनस क्यों है, माइनस इसलिए है ताकि पॉजिटिव करने के लिए, इसलिए बाहर माइनस लगा रखा है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो वो लिख रहे हो लॉग के अंदर, तो लॉग के अंदर जब लिखते हो तो नेगेटिव आ सकती है, तो बाहर वाला माइनस इसलिए लगा रखा है ताकि आपको पॉजिटिव मिले। ये फॉर्मूला है,
ठीक है, तो -50/70 log ऑफ 50/70 -20/70 log ऑफ 20/70। तो इसकी भी एंट्रोपी आ गई, इसकी भी एंट्रोपी आ गई, पेरेंट की भी एंट्रोपी आ गई। मेरे को कहा गया था कि मेरे को पेरेंट की एंट्रोपी में से चिल्ड्रन की एंट्रोपी माइनस करना है। ठीक है, दैट्स व्हाट आई नीड टू डू। और वो भी वेटेड एवरेज। ठीक है, वेटेड एवरेज। तो उसने क्या लिखा था फॉर्मूला, फिर से नजर डालो यहाँ। उसने आपको फॉर्मूला लिखा था ये वाला। ठीक है, दैट इज PX/HX। ठीक है, PX/HS, ये वाला फॉर्मूला लिखा था, दैट इज द वेटेड एवरेज। ओके, वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, अब एक टेबल बनाता हूं आपको, उससे क्लियर होगा कि वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, लेट मी मेक अ टेबल। आपके पास लेट अस सपोज ए बी, ये दोनों है, ए और बी की वैल्यू है। ठीक है, एंड आपके पास लेट अस सपोज ये कोई आउटपुट है, आउटपुट है। ठीक है, लेट अस सपोज ए 10 है, बी 20 है, आउटपुट है 2। ये 20 है, ये 30 है, आउटपुट है 3। मुझे वेटेड एवरेज निकालना है। तो एवरेज आप ये जानते हो, 10 + 20 एवरेज के, एवरेज क्या होगा, द एवरेज विल बी, यदि मुझे ए का एवरेज लेना है तो वो हो जाएगा 10 + 20/2, क्योंकि दो टर्म है, तो 10 + 20/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20 + 30/2, ये हो जाएगा 20 + 30/2, 20 + 30/2, ये हो जाएगा। ये एवरेज हो जाएगा। मेरे को सिंपल एवरेज नहीं निकालने का भाई, मेरे को वेटेड एवरेज निकालने का। वेटेड एवरेज होगा, अब जरा हटाओ, इसको हटाओ। वेटेड एवरेज होगा 2 × 10, 2 × 10 प्लस 3 × 20, 3 × 20 डिवाइडेड बाय 2 + 3। ये होता है वेटेड एवरेज। यानी कि जो वेट्स हैं ये, इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन वैल्यूज को, फिर जाके निकलेगा वेटेड एवरेज। ठीक है, बात समझ में आई, ऐसे निकलेगा। तो आपको जो चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी आई है ए की, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी आई है, देखिए यू हैव टू मल्टीप्लाई, ठीक है, विद द वेट्स। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेट्स बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल देयर, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तब जाके वेटेड एवरेज निकलेगा। ठीक है, यानी कि ऐसा जो आपका, अब देखो इस पर बताता हूं। मेरे को यहाँ नंबर ऑफ मेल कितने हैं, 10। तो 10 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये जो एंट्रोपी आई है ना उससे, 10 × जो एंट्रोपी आई है उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस यहां पर नंबर ऑफ मेल कितने हैं इसके लिए, 50। तो इसकी जो एंट्रोपी आई है उससे इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं। ठीक है, तो 50 × E2, और टोटल कितने हो गए, 10 + 50, इतने मेल हो गए। ठीक है, इस तरीके से एक जनरलाइज्ड बता रहा हूं, हो सकता है इसमें भी चेंज हो, एक जनरल टर्म्स बता रहा हूं को वेटेड एवरेज के लिए। ठीक है, सिमिलरली अभी तो ये 10 और 50 का हुआ, फिर वो फीमेल वाला भी बचा हुआ अभी, तो उससे भी करना पड़ेगा। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दिस इज certainly one of the approach to calculate the weighted average. There could be change in the formula. You can try to look out for that, वो क्या और हो सकता है, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ऐसे ही होना है वो वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज तो मतलब सीधा ऐड कर दिया वैल्यू को, लेकिन ये वेट से मल्टीप्लाई होता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी या नंबर ऑफ टर्म्स जितनी होती है ना उनसे मल्टीप्लाई होती है। एंट्रोपी या प्रोबेबिलिटी जो भी है उनसे टर्म मल्टीप्लाई होगी और नीचे सम निकाला जाएगा, ये वेटेड एवरेज होता है। तो इन्फॉर्मेशन गेन में पेरेंट की एंट्रोपी में से चाइल्ड की जो एंट्रोपी है उनका वेटेड एवरेज निकाल के उनको ही माइनस करा जाता है। और इन्फॉर्मेशन गेन यदि हाई आएगी, ठीक है,
द इंफॉर्मेशन इज हाई, दैट मीन्स योर एंट्रोपी इज लो, और यही मैं चाह रहा था, इंफॉर्मेशन हाई रहे तो एंट्रोपी कम रहे, दैट्स व्हाट आई वांट। तभी वो ट्री स्प्लिट होगा, ये कारण बन जाएगा। तो आपने एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन ये दो चीज पढ़ी, तो अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल जाएगी, सीधी सी बात है। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, ठीक है, ट्री को स्प्लिट करने का। जैसे एंट्रोपी रहा, इंफॉर्मेशन गेन रहा, वैसे ही जिनी होता है, जिनी, ठीक है, जिनी इंडेक्स, या इससे जिनी इम्प्यूरिटी बोलो, जो कहना है कहो ऐसे आप। ठीक है, तो जिनिड भी क्या करता है, जिनी भी, ये भी इम्प्यूरिटी ही बताता है, डिग्री ऑफ इम्प्यूरिटी इन द डेटा, है ना। और इम्प्यूरिटी क्या है मैंने आपको बता दी। इम्प्यूरिटी सीधी सीधी बात है, आपके पास यदि डेटा में सारे वाई हैं तो प्योर, यदि सारे नो हैं तो भी प्योर। लेकिन यदि आपके पास डेटा में y और n है, इनका मिक्सचर है, तो इम्प्यूरिटी है। तो जिनी मेरे को बताता है डिग्री ऑफ इम्प्यूरिटी, एंट्रोपी भी मेरे को यही बताता था, है ना, अलग अलग नहीं है भाई। हाँ, फॉर्मूले अलग हैं दोनों के, ये दोनों अलग अलग क्राइटेरिया हैं, आप चाहो तो कोई भी क्राइटेरिया का इस्तेमाल करो, इट्स अप टू यू फॉर द कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच आई एम गोइंग टू डिवाइड द ट्री। आपकी इच्छा है, आपको जिनी लगाना जिनी लगा लो, एंट्रोपी लगाना एंट्रोपी लगा लो। और जिनी जो है वो आसान पड़ता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है 1 - p², यानी प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर, ये होता है आपका जिनी इम्प्यूरिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसा होता है 1 - p²। और समीशन जरूर लगाइएगा, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ क्लासेस होती है ना, वो उतना जो है वो कंसिडर करता है। ठीक है, तो अब यहां से लॉग से बच गए अपन, लॉग वॉग लगाना नहीं पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ये आपकी जो है जिनी इम्प्यूरिटी है, जिनी क्राइटेरिया है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि लेट अस सपोज मेरे पास 100 पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसमें 60 मेल हैं, 40 फीमेल हैं, और मेरे को स्प्लिट करना है, मेरे को उसकी जो है वो इम्प्यूरिटी निकालना है, मेरे को जिनी निकालना है। तो दैट विल बी 1 - 40 अपॉन 100 का स्क्वायर, 60 अपॉन 100 का स्क्वायर, ये माइनस में है ना, समीशन था ना, तो दोनों कंसिडर होगा ना, 60 अपॉन 100 भी होगा, 40 अपॉन 100, जैसे वो उसमें एंट्रोपी में होता था ना, वैसे यहाँ पर भी कंसिडर होगा। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा इसे सॉल्व, क्या आपकी जिन इम्प्यूरिटी आती है। ओके, सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द ट्री स्प्लिटिंग, यहाँ लॉग से बच गए, ठीक है, एंट्रोपी में लॉग लगाना पड़ता, खैर कोई बात नहीं। तो भाई एंट्रोपी में आपने पढ़ा कि इट्स अनसर्टेनिटी इन द डेटा। रिलेटिव एंट्रोपी में आपने पढ़ा कि दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच का डिफरेंस वो आपका रिलेटिव एंट्रोपी है, डाइवर्जेंस है। इंफॉर्मेशन गेन में आपने पढ़ा कि अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या रिडक्शन इन द एंट्रोपी, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे को मिलेगी उतनी कम एंट्रोपी हो जाएगी। और जिनी में आपने ये कहा, अगेन इट्स अ मेजर ऑफ इम्प्यूरिटी इन द डेटा, ठीक है, 0 से 1 के बीच में होता है, और आप ये लगा सकते हो ट्री को स्प्लिट करने के लिए, ये बातें जो हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। सो चलो ठीक है, अब बातें इसमें ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग और ये सब कह दिया, लेकिन मैं आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज जो बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले तो ये एंट्रोपी या जो है ना, क्यों वो इम्प्यूरिटी यूज करता है, ये उसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्योंकि सारी रेड बॉल है तो कोई भी इम्प्यूरिटी नहीं है। जैसे ही आपने एक ग्रीन बॉल ऐड कर दी तो यहाँ मीडियम लेवल की इम्प्यूरिटी हो गई, और जैसे ही आपने 2 ग्रीन और 2 रेड कर दी तो हाई इम्प्यूरिटी हो गई। तो इसको आप आउटकम की तरह लें, मतलब मेरे पास जो डेटा होता है ना, उसमें जो टारगेट वेरिएबल है, उसमें जो 0 1 या यस या नो है, तो जितनी संख्या उनकी होगी, जैसे मान के चलो 50-50% है दोनों, तो मान के चलो हाईएस्ट इम्प्यूरिटी है, हाई लेवल ऑफ इम्प्यूरिटी है उसके अंदर, दोनों यदि 50-50% है तो
और इम्प्यूरिटी होगी तभी जाके तो आपको डिसीजन ट्री लगाना पड़ेगा। यदि इम्प्यूरिटी नहीं होगी तो फिर काहे की डिसीजन ट्री, कोई भी एल्गोरिदम नहीं लगेगी फिर, तो सीधी सी बात है, वो तो सीधा प्रिडिक्शन देगा। ठीक है, ये वाली बात है। ओके, तो भाई इम्प्यूरिटी को पता करने के लिए एंट्रोपी और जीनी ही ये दोनों क्राइटेरिया हैं, या ना यही दोनों आपके जो क्राइटेरिया हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है, डिसीजन ट्री को। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको बता दिया। मेरा खास उद्देश्य, बाकी जो बीच में जो ये बातें लिखी गई हैं ये तो मैं आपको समझाऊंगा आगे। पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल की कुछ स्टेप बताऊं, ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आए कि इसको यूज कैसे करते हैं। फॉर्मूले तो बता दिया, आपने कहा सर इम्प्यूरिटी इम्प्यूरिटी के बेसिस पे बोल रहे हो आप सारी चीजें, और आपने प्रोबेबिलिटी ही लगा रहे हो, मतलब उसमें और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरा डेटा सेट है। ऑलराइट, आप देखें, प्रॉब्लम यहां कहा गया है कि वेदर का डेटा है, और आपसे कहा गया है कि फुटबॉल खेलना है कि नहीं खेलना है, इसका डिसीजन लेना है आपको। तो मेरे पास फीचर्स हैं ऐसे, आउटलुक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, ये मेरे पास फीचर हैं डेटा में। डिसीजन मेरे को लेना है कि मेरे को खेलना है कि नहीं खेलना है। तो ऑब्वियसली मेरा जो प्रॉब्लम है वो क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, बाइनरी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। ये मेरे पास चार फीचर हैं और ये मेरा टारगेट है। और आप देख रहे हो कि यस और नो है यहाँ पर, तो सीधी सी बात है, इम्प्यूरिटी है। यदि सारे के सारे यस होते तो खुश, तो कोई मशक्कत ही नहीं करनी पड़ती, और सारे के सारे नो होते हैं तो भी खुश, तो भी कोई एफर्ट ही नहीं करती। लेकिन अब यस और नो है, यानी यार अब तो प्रोबेबिलिटी लगाना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यस भी आ सकता है, नो भी आ सकता है, तो इम्प्यूरिटी तो हो गई। तो लगाओ डिसीजन ट्री कि यस आएगा कि नो आएगा। उसके लिए, क्योंकि इसमें इम्प्यूरिटी है, अनसर्टेनिटी है, तो इसकी अनसर्टेनिटी कम करना पड़ेगी मेरे को, यानी ट्री में इस डेटा को पुटअप करके इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूंगा, हाउ आई शुड बी डूइंग? आपने मुझे बोला एंट्रोपी एंड जिनी दो क्राइटेरिया हैं जिसके बिहाफ में आप इस डेटा को स्प्लिट कर सकते हो। कोई भी एक क्राइटेरिया आप अभी कंसिडर करो। लेट अस सपोज मैं इजी वाला क्राइटेरिया कंसिडर करता हूं और जिनी को कंसिडर करता हूं। तो क्या स्टेप्स होंगी स्प्लिट करने की? तो स्टेप कुछ ऐसी हैं, बड़ी आसान है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। आपके पास आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड, ये फीचर्स हैं, और डिसीजन टारगेट है ना। आप एक एक फीचर उठाओ, कंसिडर वन बाय वन फीचर, एक एक करके आप फीचर उठाओ। तो पहले मैंने आउटलुक उठाया। अच्छा, एक चीज और है, अभी आपको जो डेटा दिया है ये आप देख पा रहे हैं कि ये भी कैटेगरिकल इन नेचर, ये भी कैटेगरिकल इन नेचर, ये भी कैटेगरिकल इन नेचर, सब सारे फीचर कैटेगरिकल हैं। ऑल फीचर्स आर कैटेगरिकल इन नेचर। ओके, बात समझ में आई, सब कैटेगरिकल इन नेचर है। तो उन्होंने कहा कि कैटेगरिकल है, और वो भी नॉमिनल डेटा है। नॉमिनल, क्योंकि कैटेगरी में भी दो टाइप होता है। ठीक है, आपका कैटेगरिकल भी दो टाइप होता है, एक होता है नॉमिनल और एक होता है ऑर्डिनल। नॉमिनल डेटा वो डेटा होता है जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डिनल वो होता है जिसमें ऑर्डर होता है। कैटेगरिकल है लेकिन उसमें ऑर्डर है। तो ये नॉमिनल डेटा है। सनी, ओवरकास्ट, रेनफॉल, क्यों? क्योंकि ये किसी ऑर्डर में नहीं मेंशन कर सकते, है ना। जरूरी नहीं कि ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, कि पहले सनी आएगा, फिर ओवरकास्ट आएगा, फिर रेनफॉल, नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है। हॉट एंड हॉट, माइल्ड, कूल का भी कोई ऑर्डर नहीं। हाई, नॉर्मल, आपको क्या लगता है ये कोई ऑर्डर है? हाई या नॉर्मल, वीक या स्ट्रॉन्ग, क्या आपको लगता है ये कोई ऑर्डर है? मेरे को तो नहीं नजर आ रहा कि ये ऑर्डर है या कोई रैंक है। क्या लगता है आपको, हाई या नॉर्मल? ह्यूमिडिटी, इज इट ऑर्डर कि पहले नॉर्मल आती है फिर हाई आती है, या पहले हाई आ जाए या बाद में नॉर्मल आ जाए? ऑर्डर या रैंक आप जैसे देते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके ऑर्गेनाइजेशन में वहां ऑर्डर होता है। ठीक है, पहले
एक छोटा डेसिग्नेशन, फिर उससे बड़ी डेसिग्नेशन एंड सो ऑन। तो वहां ऑर्डर होता है, यहाँ कोई ऑर्डर नहीं। तो ये नॉमिनल डेटा है ये। अब आपको एक फीचर कंसिडर करना, लेट अस सपोज मैंने आउटलुक कंसिडर करा, दिस फीचर आई कंसिडर है ना, अभी इसी पे ध्यान देना। आउटलुक में आपको दिया है सनी, ओवरकास्ट और रेनफॉल, तीन वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, लिख दो सनी, ओवरकास्ट और रेनफॉल, दीज थ्री वैल्यूज। यस एंड नो, ये दोनों आउटकम है। तो ये बताओ कि सनी जब था तो कितनी बार यस आया, कितनी बार नो आया, ये बताओ। तो देख लो, यहाँ सनी है तो नो आया, सनी है तो नो आया, देन सनी है तो नो आया, यानी थ्री टाइम्स नो आ गया। फिर सनी है तो यस आया, सनी है तो यस आया, दो बार यस आया, और तीन बार नो आया, थ्री टाइम्स। तो भाई एक काम करो, लिखो टू टाइम्स यस एंड थ्री टाइम्स नो। वही खेल आप ओवरकास्ट और रेनफॉल के लिए भी करोगे। अब देखो ओवरकास्ट कितनी बार यस और नो आया, देखते हैं चलो। ओवरकास्ट में यस आया, ओवरकास्ट में यस आया, ओवरकास्ट में यस आया, यस आया, यानी फोर टाइम्स यस आया, नो तो कहीं आया ही नहीं ओवरकास्ट में। एंड फिर रेनफॉल में यस आया, यस आया, ओके टू टाइम्स, एंड देन यस आया थ्री टाइम्स, और नो आया वन टाइम। ठीक है, नो आया वन टाइम, एक मिस्टेक है यहाँ, है ना, ठीक है, इट शुड बी वन टाइम, ये मिस्टेक है। तो नंबर ऑफ इंस्टांसेस यहां पर हो जाएंगे फोर। ठीक है, तो एक मिस्टेक है, से क्लियर कर दीजिए आप। ओके, ऐसा आया, ये टेबल बनानी है आपको। अब इस टेबल को जो भी कहो, इसको फ्रीक्वेंसी टेबल का नाम दो, जो नाम देना दो, बड़ी आसान है, कोई कठिन काम तो करा नहीं मैंने। इट्स अ वेरी इजी टेबल, ये आपको बनानी है, हर एक फीचर की बनेगी, कि उसमें जो भी वैल्यूज हैं कितनी बार यस आया और कितनी बार नो आया, दैट्स व्हाट यू हैव टू मेक, बिल्ड करनी है। फिर क्या करोगे आप जिनी निकालोगे, जिनी क्राइटेरिया आप निकालोगे। यदि सनी है तो जिनी कितना आ रहा है, सो वन माइनस टू बाई फाइव का स्क्वायर और थ्री बाई फाइव का स्क्वायर। ऐसा क्यों करा, टू बाई फाइव और थ्री बाई फाइव क्यों करा, क्योंकि भाई टू प्लस थ्री फाइव होता है, तो टू बाई फाइव और थ्री करना ही पड़ेगा ना यार। वन माइनस टू, जिनी क्या होता है, वन माइनस प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर। तो भाई यस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टू बाई फाइव, नो की कितनी है, थ्री बाई फाइव, विद रेस्पेक्ट टू सनी, है ना। तो आप करोगे सॉल्व, ये आ रहा 0.48। अब यदि मैं आपसे पूछूं ओवरकास्ट का क्या आएगा, ओवरकास्ट का क्या आएगा, वन माइनस हाउ मच इट विल बी, ओवरकास्ट का क्या आना चाहिए, वन माइनस फोर बाय फोर, यानी वन माइनस वन, यानी कि जीरो। रेनफॉल की कितनी आएगी, वन माइनस थ्री बाय फोर का स्क्वायर माइनस वन बाय फोर का स्क्वायर। देख लो, ये आया जीरो, ये टू बाय फाइव नहीं है, ये होगा थ्री बाई फोर, और ये होगा टू बाई फोर। ठीक है, हाँ सही है, ठीक होना चाहिए। रेनफॉल जो है उसमें से थ्री टाइम्स ये सारा था, वन टाइम नो आ रहा था, तो उसको करेक्ट करना है। सो थ्री बाई फोर एड वन बाई फोर, ठीक है, वन बाय फोर। तो ऐसे अपन निकालेंगे तो इट विल वी विल गेट समथिंग। ठीक है, कुछ हमें जीनी आएगा। तो तीनों का जीनी निकालना है आपको, सनी का भी निकालना है, ओवरकास्ट का भी निकालना है, रेनफॉल का भी जीनी निकालना है, तीनों का जीनी निकालना है आपको। ठीक है, तीनों का जीनी निकालने के बाद आप कर लोगे, ये काम आसान है। तीनों का जीनी निकालने के बाद यू हैव टू फाइंड अ वेटेड सम ऑफ द जीनी, वो आपको फाइनल जीनी होगा आउटलुक का, मतलब इस फीचर का आपको वेटेड सम निकालना है। तो वेटेड सम होगा, वेटेड सम होगा, देखो
वेटेड सम है 0.48, 0 एंड 0.48। देखिए 0.48 is the Gini of sunny, 0 is the Gini of overcast, 0.48 is the Gini of rainfall, अभी मान लो है ना, ऑफ रेनफॉल। इनको ये जो आए हैं आपका एक, ये दो, ये तीन जो जिनी आए इनको क्योंकि वेटेड निकालना है, तो टोटल मेरे पास एंट्री है 14। चेक कर लो आप, टोटल एंट्री है 14 डेटा में। तो जो वेटेड है वो होगा मेरे पास सनी में नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है 5, तो 5/14 मल्टीप्लाई बाय जिनी ऑफ सनी। ओवरकास्ट की नंबर ऑफ एंट्री कितनी है टोटल, 4 है, तो 4/14 मल्टीप्लाई बाय जिनी ऑफ ओवरकास्ट। रेनफॉल की कितनी है 4 है, तो 4/14 इंटू जिनी ऑफ रेनफॉल। ये करोगे तो वेटेड आएगा। दिस इज द वेटेड जिनी फॉर आउटलुक। ये आपको निकाल के रखना है, ठीक है, आउटलुक का वेटेड निकाल के रखना है आपको। इसी तरीके से तुम टेम्परेचर की भी टेबल बनाओगे, उसमें भी हर एक का जीनी निकालोगे, फिर वेटेड उनका वेट करोगे, वेटेड निकालोगे, फिर तुम ह्यूमिडिटी का भी ऐसा ही करोगे, उसका भी वेटेड निकालोगे, ठीक है, फिर विंड के साथ भी ऐसे ही करोगे, उसका भी हर एक का निकाल के फिर वेटेड निकालोगे। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, ये करोगे आप। और फिर आप जो भी वेटेड आए हैं इन चारों के, उनकी टेबल में इनको मेंशन कर दोगे। यू आर गोइंग टू राइट देम इन अ टेबल। ये डिसीजन रूट नोट पे लिया जाएगा। सारे फीचर के जिन्हें निकाल दिया आपने, वेटेड, इनको टेबल में लिखोगे कि आउटलुक का आया था 0.32, टेम्परेचर का आया था 0.43, ह्यूमिडिटी का आया 0.36, विंड का आया 0.42। अब इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा है, विच इज द स्मॉलेस्ट जिनी। तो सबसे स्मॉलेस्ट जिनी है आउटलुक का, ओके इसका है, आउटलुक का स्मॉलेस्ट जिनी है। तो मैं आउटलुक को कंसिडर करूंगा अपनी रूट नोड और इसके अबाउट तोड़ूंगा। तो जिसका सबसे कम जीनी आता है उसको कंसिडर किया जाता है रूट नोड, मतलब नोड कंसिडर किया जाता है उसको। तो मैं जीनी को मान रहा हूं, ठीक है, अपना नोड आउटलुक के परस्पेक्टिव में जीनी मेरा कम है उसके लिए, तो दैट विल बी द आउटलुक। एंड आउटलुक में आपके पास सनी, रेनफॉल एंड ओवरकास्ट, तीन आपके पास वैल्यू थी, तो उनके करस्पॉन्डिंग ब्रांच बनेगी। अब यहां पर कौन से आएंगे वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। अब खेल वही खेलना है। अब सनी के अबाउट आप डेटा को कंसिडर कर लो, जहां पर सनी सनी है रेस्ट ऑफ द डेटा ले लो, जहां पर ओवरकास्ट है रेस्ट ऑफ द डेटा उसके अबाउट ले लो, जहां पर रेनफॉल है रेस्ट ऑफ द डेटा उसके अबाउट ले लो, और फिर से जीनी लगाओ और वेटेड निकाल लो और फिर टेबल बनाओ किसमें कम आ रहा है, वो वाला नोड यहां पर आएगा, वैसा यहां पर आएगा, वैसा यहां पर। ये काम करना है, डिसेंट्री ऐसे ही चलता है। Sorry. गॉट माई पॉइंट और नॉट? A question, sir. हाँ क्वेश्चन, यस पूछिए। So we are trying to find a bare minimum of probability of all हाँ the feature, हाँ, and then प्रोबेबिलिटी, that यस। and that smallest probability हाँ is the स्मॉलेस्ट, main स्मॉलेस्ट, is the जीरो main से हाँ हाँ, जिन इज द स्मॉलेस्ट। and that's going to be our हाँ parent node, right? हाँ, दैट विल बी एडेड टू द पेरेंट नोड, जिसका जिनी सबसे कम है दैट विल बी Huh. एडेड टू द पेरेंट। And the same thing and then after we're going to हाँ take यस another यस, द सेम feature. थिंग, यस सेम थिंग वी हैव टू कंसिडर अहेड। Okay, just okay. Thank you. ठीक है, ये आपको काम करना है, ओके, मिनिमम वाला ये आपको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, ऑलराइट। सो इस न्यूमेरिकल को हम कल फिनिश करते हैं, ठीक है, एंड स्टॉप द रिकॉर्डिंग।